वो सुनो, अच्छा ये रहा, ज्यादा ही लंबी हो गई फर्स्ट यूनिट, है ना? पर इतनी टफ नहीं है, इजी है। अभी एक टॉपिक और रह गया है? करवा दूं? कलावेग तो मैंने आपको कल बता दिया था, है ना? समूह वेग और बताना है। नमस्ते नमस्ते। ठीक है, कलावेग आपको कल बता दिया था, समूह वेग रह गया है। ठीक है, तो कलावेग क्या होता है? किसी एक कण के संगत तरंग की तरंग का वेग, वो एक किसी एक कण के संगत तरंग का वेग, वो तो हो गया कलावेग। अब यदि दो या दो से अधिक तरंगें अध्यारोपित होंगी तो उनका वेग क्या कहलाएगा? समूह वेग। ठीक है, माना दो तरंगें जिनकी लगभग समान कोणीय आवृत्ति, लगभग समान है, बिल्कुल सेम नहीं है, समान कोणीय आवृत्ति है ω1 तथा ω2, तथा इनके संचरण नियतांक K1 तथा K2 हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक करने के बाद आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बतानी है कि जो फर्स्ट यूनिट में कुछ टॉपिक ऐसे हैं वो मैंने सेकंड यूनिट के करवा दिए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, इतनी ज्यादा बड़ी भी नहीं है, कुछ यूनिट आपके सेकंड यूनिट के हैं और वो मैं बता दूंगी कौन कौन से हैं। ठीक है, जिनके संचरण नियतांक K1 व K2 हैं तथा और तरंग दैर्ध्य λ1 व λ2 है। तो जब वह आयाम दोनों का समान है, ठीक है, तो जब दो समान आयाम की लगभग समान कोणीय आवृत्ति ω1 ω2 की तथा जिनके संचरण नियतांक क्या है? K1 K2 हैं, एक साथ अध्यारोपित होती हैं, एक साथ अध्यारोपित होती हैं, तो इनके तरंग फलन कल आपको पता है थे कैसे होंगे? हार्मोनिक तरंग फलन। तो इनके हार्मोनिक तरंग फलन कौन कौन से हैं? साई 1 मान लिया एक, xt इज इक्वल टू साइन K1x माइनस ω1t। ठीक है, साई 2 मान लिया, xt इज इक्वल टू साइन K2x माइनस ω2t। ठीक है, दो तरंग है, दो तरंग फलन ले लिए जिनका आयाम क्या है? दोनों का समान है। ए तो इसका आयाम है, K1 K2 क्या है? दोनों के संचरण नियतांक है, ω1 और ω2 दोनों की कोणीय आवृत्ति है। अब ये दोनों एक साथ अध्यारोपित होती हैं तो साई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? साई 1 प्लस साई 2। तो साई इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए, दोनों में कॉमन आ रहा है, साइन K1x माइनस ω1t प्लस साइन K2x माइनस ω2t। ठीक है, दोनों अध्यारोपित हो रही हैं, दोनों का योग हो जाएगा, तो साई इज इक्वल टू कितना आएगा? अब ये हो गया साइन C प्लस साइन D। ठीक है, साइन C प्लस साइन D, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos C माइनस D होता है, C माइनस D अपॉन 2 साइन C प्लस D अपॉन 2, यही होता है।
क्योंकि कॉस में तो माइनस होगा तो भी वो प्लस होगा और साइन का पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, इसलिए तो ये आ जाएगा 2 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। कॉस c माइनस डी करते हैं तो कितना आएगा, c माइनस डी अपॉन 2। तो मैं पहले x कॉमन ले लेती हूँ, k1 माइनस k2 और माइनस ओमेगा 1 एक बार लिखती हूँ फिर देखूंगी, साइन c प्लस डी, तो k1 प्लस k2 x माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 t डिवाइड बाई 2, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, कॉस ओमेगा 1 माइनस, उल्टा ही लिखा है, साइन c माइनस, सही बोल रहे थे, साइन c माइनस डी अपॉन 2 होता है, ये साइन c माइनस डी होता है और ये कॉस c प्लस डी। तो कॉस c प्लस डी करेंगे तो k1 प्लस k2 माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, जो आ रहा है मैं वो लिखती हूँ, देखो पहले ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 टी अपॉन 2 माइनस एक्स k1 माइनस k2 अपॉन 2। इसमें तो ये आ रहा है, अपॉन 2 को दोनों में अलग अलग 2 लिख दिया है ऐसे, ठीक है, वो तो लिख सकते हैं ना ऐसा तो, और यहाँ पर भी ऐसा ही लिख लीजिए। साइन वाले में आ रहा है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ये तो सही है, और ये माइनस का आएगा। अब देख लो फॉर्मूले से कैसे आएगा, फॉर्मूला बनाना कैसा आएगा, कॉस ओमेगा 1, इसको देखें पहले, कॉस डी माइनस सी है, कॉस डी माइनस सी, तुमने तो मैथ में पढ़ा होगा पर मुझे तो ध्यान नहीं है ना। कॉस डी माइनस सी अपॉन 2 साइन, साइन में क्या किया है, साइन माइनस k1 है और माइनस k2, ये कैसे आएगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, है ये वाला फॉर्मूला लगाया है साइन सी प्लस साइन डी वाला, इसका फॉर्मूला होता है क्या है, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन डी माइनस, सी प्लस डी करेंगे तो कॉस, कॉस में आ रहा है सी माइनस डी, कॉस सी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 है, एक सेकेंड, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। अब देखना कॉस सी माइनस डी करते हैं तो बैठ रहा है क्या सी माइनस डी, k1 माइनस k2 आना चाहिए, उल्टा आ रहा है, कॉस k1 माइनस k2, और साइन कितना आ रहा है c प्लस डी, तो भी ये नहीं आ रहा ना, पेज भी गया।
साइन k1 माइनस k2 x/2। यहाँ पर यहाँ जो ओमेगा -1/2 आ रहा है वो तो हो जाएगा डेल्टा ω/2 एंड k1 माइनस k2/2 है, उसको क्या लिख देंगे डेल्टा k/2। ठीक है, और जो माध्य है ω1 प्लस ω2/2 उसको ओमेगा एंड k1 प्लस k2/2 को माध्य k। ठीक है, क्योंकि दोनों की आवृत्ति क्या ली थी लगभग समान, तो फिर उसको लगभग समान ω1 = ω2 = ओमेगा ले लेते हैं, तो 2ω/2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल और ये हो जाएगा ओमेगा। ठीक है, फॉर्मूला मुझे याद नहीं है। अब एक नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, उससे कुछ समझ में आ जाए। साई xt = आ रहा है 2a cos डेल्टा ω/2। ठीक है, यहाँ से लिखा है डेल्टा, ये ओमेगा माइनस ω2 क्या हो जाएगा डेल्टा ω/2 t। ठीक है, और ये माइनस का है माइनस x डेल्टा k/2 है ना, और साइन इसको क्या लिखेंगे ओमेगा t माइनस kx। देखो लास्ट टर्म ये तो सही है, ठीक है, और ये भी इतनी ही आएगी। अब तुम फॉर्मूला सेट करके देखना कि ये टर्म तो सही लिखी है और उसके बाद ये भी सही है और ये भी सही है। फॉर्मूला कैसे अरेंज होगा ये आप देख लेना, नहीं तो और मैं कल बताऊंगी इस चीज को। जो भी हो, ये साइन सी और साइन डी है और उसको फॉर्मूले ओपन करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब ये टर्म लास्ट वाली आ गई। अब ये जो तरंग है संपूर्ण इक्वेशन नंबर, इसको सेकंड, और जो साई 1 साई 2 लिखे थे उसको फर्स्ट, और ये इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 3 एक ऐसी प्रगामी तरंग को, समीकरण 3 ऐसी प्रगामी तरंग को निरूपित करती है जो किससे मिली है, आपके दो तरंगों के अध्यारोपण से निरूपित करती है, जिसका संचरण नियतांक के कोणीय आवृत्ति, संचरण नियतांक के है, कोणीय आवृत्ति ओमेगा है, तथा आयाम इसका चेंज हो गया। आयाम कितना है इस तरंग का 2a cos डेल्टा ω/2 t माइनस डेल्टा k/2 x। ठीक है, तो दो तरंगों के अध्यारोपण से जो तरंग मिलती है उसकी ये संचरण नियतांक है k, कोणीय आवृत्ति है ओमेगा। k संचरण नियतांक है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, और ये क्या है उस तरंग का आयाम है। ठीक है, पहले एक तरंग के लिए आपने आयाम क्या लिखा था a sin kx माइनस ओमेगा टी, तो इसका a आयाम ये था एक तरंग के लिए, अभी आयाम इतना हो गया। ठीक है, इस आयाम का आवरण आवृत्ति डेल्टा ω/2 तथा संचरण तरंग संख्या
तरंग संख्या डेल्टा k बाई 2 से मॉडलित होता है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका मिटाऊंगी अब नीचे से। अब जितने भी स्टेप लिखे हैं वो बिल्कुल सही है। फॉर्मूला देख लेना आप, ये तो सही है, स्टेप लिख लिया ना नीचे से तो। अब मैं आपको ये दो तरंगों के अध्यारोपण की मॉडलित तरंग बनाती हूँ। मॉडलित तरंग कैसी बनेगी? जैसे तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं, जैसे पहली तरंग है इस तरीके से, ठीक है, और दूसरी तरंग है इस तरीके से, ठीक है। तो इनके अध्यारोपण से जो तरंग मिलती है वो इस तरीके से होगी। ठीक है, ये है आपकी मॉडुलित तरंग, ये इस तरंग का आवरण, ठीक है, और ये कहलाता है तरंग समूह। तरंग समूह। अब देखिए इसमें आवरण, इसका जो आयाम है समूह वेग का सॉरी जो समूह तरंग है उसका जो आवरण है वो क्या है? नियत है, ठीक है। आयाम समूह तरंग का आयाम नियत है। तो आयाम नियत होने का मतलब क्या हो गया? 2a cos डेल्टा ओमेगा बाई 2 t माइनस डेल्टा k बाई 2 x क्या होगा? कांस्टेंट नियत है। तो 2a cos डेल्टा ओमेगा बाई 2 t माइनस डेल्टा k बाई 2 x ये कांस्टेंट है। आयाम, यही तो आयाम है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट होने, cos थीटा कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि थीटा कांस्टेंट है। cos थीटा कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? थीटा कांस्टेंट है। तो आप लिख सकते हैं या डेल्टा ओमेगा बाई 2 टी माइनस डेल्टा के बाई 2 टी, ये क्या होगा? कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ से 2 और 2 भी क्या चले जाएंगे? कांस्टेंट में चले जाएंगे। तो क्या बचेगा? डेल्टा ओमेगा टी माइनस डेल्टा के, टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब टी भी नहीं, ये दोनों में टी नहीं है, यहाँ एक्स है ना। अब मिटा दूं ऊपर से। इससे आप ऐसा लिख सकते हैं क्या? जैसे मैं इसको dx बाई डी टी लिखूं, dx बाई डी टी लिखती हूँ तो कितना आएगा? dx बाई डी टी, तो ये हो जाएगा डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के। ये पता है कैसे लिखा? जैसे ये इक्वेशन है आपकी डेल्टा ओमेगा टी, अब इसको मैं इधर ले जाती हूँ, जो माइनस डेल्टा के एक्स है उसको मैं कैसे लिखूंगी? सी प्लस डेल्टा के एक्स, ठीक है। दोनों पक्षों में आप अब अवकलन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डेल्टा ओमेगा डी टी और सी का तो 0 प्लस डेल्टा के डी एक्स, ठीक है। तो ये तो 0 ही हो गया, हटा दीजिए इसको। यहाँ से डी एक्स बाई डी टी कितना होगा? डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के, ठीक है। दोनों, इसको मैं इधर ले गई, जो माइनस डेल्टा के एक्स है उसको उधर ले गए, ये हो गया। दोनों पक्षों में अवकलन किया, डेल्टा ओमेगा डी टी इज इक्वल टू डेल्टा के डी एक्स, सी का 0 हो गया, और डी एक्स बटे में डी टी लिया है डेल्टा ओमेगा, ठीक है। तो उसको ऐसा लिख सकते हैं।
कल जो मैंने समूह वेग की परिभाषा लिखाई थी उसमें अब dx बाई dt क्या होता है, वेग, और ये क्या ले रहे हैं हम, दो तरंगों के समूह का वेग, तो इसको क्या लिखेंगे, ग्रुप वेलोसिटी या समूह वेग। तो समूह वेग vg का वैल्यू कितना आता है, इसको डेल्टा ओमेगा की जगह आप डी ओमेगा बाई डी के भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे मैं एक टर्म, ये मैंने आपको कल बता दिया था, वैसे जब कला वेग बताया था वीपी इज इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा बाई के, और एक और बताया था ई बाई पी, ठीक है। तभी मैंने आपको समूह वेग की परिभाषा लिखाई थी, वहां पर वीसी इज इक्वल टू लिखा था डी ओमेगा बाई डी के एंड डीई बाई डीपी, ठीक है। तो ये आज आपको प्रूफ करवा दिया कि समूह वेग कितना होता है, डी ओमेगा बाई डी के। और इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे मैं इसमें एच क्रॉस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, वीजी इज इक्वल टू एच क्रॉस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर एच क्रॉस डी ओमेगा बटे एच क्रॉस डी के। तो ये कांस्टेंट है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, डी ओमेगा एच क्रॉस और डी एच क्रॉस के, ठीक है। अब E इज इक्वल टू कितना होता है, एच क्रॉस ओमेगा, और मोमेंटम P इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एच क्रॉस के इक्वल होता है। तो इसको ऊपर एच क्रॉस ओमेगा को तो डी ई लिख सकते हैं और एच क्रॉस के को डी पी, तो ये आ गई दूसरी फॉर्म, ठीक है। इतना ही मिटा रही हूँ। E इज इक्वल टू है एच क्रॉस ओमेगा एंड, और P इज इक्वल टू होता है एम बी इज इक्वल टू एच क्रॉस के। तो इस तरीके से आ गया आपका समूह वेग और कला वेग। तो दोनों के फॉर्मूले पता है आपको, समूह वेग, ये कला वेग है और एक समूह वेग है, कला वेग एंड समूह वेग। अब एक क्वेश्चन है जो वैसे पूछा गया है, इस पे पहले पूछा गया था, अभी की बात नहीं है, 2012 जब मैंने पेपर दिया था तब आया था। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी के दिया हुआ है, किसी तरंग की कोणीय आवृत्ति ओमेगा एवं तरंग संख्या के एक दूसरे से निम्न प्रकार संबंधित हैं। तरंग की ये तो है कोणीय आवृत्ति, और के क्या है, तरंग संख्या या संचरण नियतांक इसको बोलते हैं, तरंग संख्या या संचरण नियतांक, ठीक है। ओमेगा और के एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हैं जहां जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। इन तरंगों के कला एवं समूह वेग ज्ञात कीजिए। जहां जी क्या है, गुरुत्वीय नियतांक, तो इस तरंग से संबंधित तरंग के कला वेग व समूह वेग ज्ञात कीजिए। तो कला वेग और समूह वेग का मान निकालना है, दोनों के फॉर्मूले तुम्हें पता है, ठीक है। तो एक तो ई बाई पी से भी हो सकता है, डी बाई डी पी से निकाल सकते हैं, पर आपको दिख रहा है कि ओमेगा और के में ही ये संबंध है, तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, वीपी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के एंड वीजी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के। तो देखो सिंपल कला वेग निकालने के लिए तो क्या करना है, किया सबने, कला वेग वीपी इज इक्वल टू सिंपल है ओमेगा बाई के होता है, ओमेगा का वैल्यू रख दो अंडर रूट जी के बाई के, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट जी बाई के, रूट के अपॉन के, ठीक है। तो उसको अंडर रूट जी बाई के लिख सकते हैं। समूह वेग निकालने के लिए क्या करना है, वीजी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के, ठीक है। यानी कि डी का
सॉरी ओमेगा का के रेस्पेक्ट में करना है, तो ओमेगा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अंडर रूट जी के, ठीक है। तो अंडर रूट जी तो वहां पर क्या है, कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल लीजिए। के अंडर रूट के, इसका अवकलन करना है, इसका मतलब के टू द पावर हाफ का वो कितना होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन ये आ जाएगा। तो ये हो गया रूट के है, नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, 1/2 अंडर रूट जी बाई के, ठीक है। और जी बाई के किसके इक्वल है, कलावेग, ठीक है। तो कलावेग और उसमें जो है आपका कलावेग वीजी जो है कलावेग का आधा है, तो यहाँ पर समूह वेग क्या है, लेस देन है वीपी का। तो इस तरीके से आपका ये खत्म हो गया। अब मैंने जो तरंग पैकेट की अवधारणा है वो मैंने आपको कल बता दी थी कि तरंग पैकेट की अवधारणा या तरंगों के समूह की अवधारणा कहाँ से आती है। कल एक रिलेशन निकला था बीपी इज इक्वल टू, कलावेग में बीपी इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन वी, ठीक है, जहां पर ये कण का वेग है और ये कलावेग उस कण के संगत तरंग का वेग है। तो तरंग का वेग क्या आ रहा है, सी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, और जबकि c क्या है, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। और कलावेग का वैल्यू कितना आ रहा है, c स्क्वायर यानी कि 10⁻64, ठीक है, जो कि क्या है, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं 16 आएगा, 10⁻16 आएगा, बट 16 भी जस्ट डबल हो गया ना, वो तो पॉसिबल है नहीं। इसीलिए इसका मतलब वीपी क्या है, ये जो वेग है वो एक कला का वेग नहीं है, एक तरंग के संगत नहीं है, ये तरंगों का अध्यारोपण का वेग है। तो वहां से तरंग पैकेट की अवधारणा आती है। इस तरीके से यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो गई। अब एक बार रिजॉइन करो।